बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री दबाव में है। अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। 4 दशक से ज्यादा सरकार में रहे, सरकार चलाया आपने। आप रोज रूस और अमेरिका और जापान और ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों का कंटाप मारते थे जब सरकार में थे। अरे कौन माई का लाल इस देश में था जो जाते ही घुसते ही बोले अमेरिका के गए यात्रा पे और वहां के राष्ट्रपति 2 मारे? नहीं ना, जितने राणा प्रताप बन रहे हैं ना महाराज विवेक जी, सब नया नया कोट सूट पहन के आए थे, चमकने बटन लगवा के, क्या? और ऐसे बच्चे की तरह खड़े थे बिल्कुल हाथ पीछे करके, और मिला के ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रभु को दर्शन पा लिया। अमेरिका ने बहुत सारी बातें कही लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो अपनी किताब में राहुल गांधी को क्या लिखा था? राहुल गांधी जाके गए डंडा लेके निकल बाहर, खोपड़ा फोड़ूंगा। भारत में इतना नैतिक बल नहीं था कि इसकी निंदा कर सके। एक शब्द नहीं निकला। सहमा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं निंदा का निकाल सकता। और कभी भारत नैतिक नेतृत्व देता था पूरे विश्व को, आज से 15 साल पहले। कांग्रेस से मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, आप इन दिनों वीर रस में दौड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी वीर रस ना फैला दो कि इतिहास पूरे देने लगे लोग। हमदर्दी जता रहे हैं तो पूरी जताओ। उधर से टर्की हरकी दुबई वही भी घूम के आओ जहां तोपें गिर रही हैं। तो ओपी सिंह जी की पार्टी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा कि आपको कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेज देना चाहिए। और एक कहावत है कि हाथी चले अपनी चाल, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री दबाव में है, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में है। अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ युद्ध नहीं है, गैर कानूनी युद्ध है, लेकिन भारत में इतना नैतिक बल नहीं था कि इसकी निंदा कर सके। एक शब्द नहीं निकला। सहमा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं निंदा का निकाल सकता। और कभी भारत नैतिक नेतृत्व देता था पूरे विश्व को, आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और कांग्रेस से मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, आप इन दिनों वीर रस में दौड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी वीर रस ना फैला दो कि इतिहास पूरे देने लगे लोग। आप 4 दशक से ज्यादा सरकार में रहे, सरकार चलाया आपने। आप रोज रूस और अमेरिका और जापान और ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों का कंटाप मारते थे जब सरकार में थे। ये तलवार लेके चलते थे, नहीं ना? ये कैसा युद्धोन्माद टाइप की बात हो रही है कि उनके जूते चाट रहे हो, उनका ऐसा कर रहे हो, उनका। अरे कौन माई का लाल इस देश में था जो जाते ही घुसते ही बोले अमेरिका के गए यात्रा पे और वहां के राष्ट्रपति 2 मारे? नहीं ना? और पता नहीं कि उस दिन कौन था, क्या विषय, मैंने एक अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने पर उनसे सारे दलों के प्रमुख नेता भी मिले थे। क्या? जितने राणा प्रताप बन रहे हैं ना महाराज विवेक जी, सब नया नया कोट सूट पहन के आए थे, चमकने बटन लगवा के, क्या? और ऐसे बच्चे की तरह खड़े थे बिल्कुल हाथ पीछे करके, और मिला के ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रभु को दर्शन पा लिया। हम थे वहां, हम इतने आह्लादित नहीं थे जितने नेता आह्लादित थे। मुझे लगता है कि खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कम से कम 50 सांसदों को तेहरान जाके वहां जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। नहीं लगे तो कि भाई हाँ, खाली पीली खाइयो ना पियो, हमारी नीके रहियो, एक कहावत है। अरे हमदर्दी जता रहे हैं तो पूरी जताओ। उधर से टर्की हरकी दुबई वही भी घूम के आओ जहां तोपें गिर रही हैं। फिर पार्लियामेंट में चर्चा करो कि मैं आंखों से देख के आया। खड़गे जी को ले जाओ। मैं तो ओपी सिंह जी की पार्टी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा कि आपको कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेज देना चाहिए। बात कही जा रही कि अमेरिका ने जब कहा तो अमेरिका को क्यों नहीं, अमेरिका ने बहुत सारी बातें कही लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो अपनी किताब में राहुल गांधी को क्या लिखा था? राहुल गांधी जाके गए डंडा लेके बोले निकल बाहर, तेरा खोपड़ा फोड़ूंगा। नहीं ना, यह विवेक जी गए। ठीक है, उस अमेरिका है, ट्रंप अपने ढंग के व्यक्ति है, वो उनकी मर्जी, चाहे जो बोले। हमको जो करना है वो करेंगे। और एक कहावत है कि हाथी चले अपनी चाल, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। खाड़ी पर आज मेरा विषय नहीं है, लेकिन अब विवेक भाई ने खाड़ी 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 कर दिया तो एक चीज मैं कहूंगा कि इनसे, सौरभ दुबे से, कि भैया जरा ढूंढ के रखो इंटरनेट पर कि खाड़ी देश को लेकर
खाड़ी युद्ध को लेकर, खाड़ी को ईरान वर्सेज अमेरिका इजराइल को युद्ध को लेकर भारत की कदकाठी के कितने देशों की पार्लियामेंट में बहस चल रही है। दुनिया में तो वो लोग भी आते नहीं, ऐसा तो नहीं केवल दुनिया में हम आए, दुनिया में तो सैकड़ों देश हैं। तो जरा पता करना है इंटरनेट से कि कहां कहां बहस चल रही है। वहां इंसान नहीं रहता, वहां बहस क्यों नहीं चल रही। अभी विवेक जी को क्या कहें, कांग्रेस को, मतलब विवेक जी से नहीं, कांग्रेस क्या कहें। इसीलिए कहते नटवर सिंह जैसे लोगों को रखे होते, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी हिंदी जानते थे, विदेशी समझते, तो वो कुछ ज्ञान की बात बताते। अभी तो चाचा ट्रंप ही सीनेट में नहीं ले गए इस इशू को, पता है आपको, जो युद्ध में शामिल है वही सीनेट अवॉइड कर दिए। और आप करेंगे ना आधी रोटी खाएंगे, तेहरान की खबर पर लोकसभा में चर्चा कराएंगे। ठीक बात है, अभी तो यह काम ट्रंप चाचा ने नहीं किया ना, वहां कम बुद्धिमान लोग हैं। सौरभ जी, अमिताभ जी, विवेक जी जिस प्रकार से बात कह रहे हैं, आपने बिल्कुल अच्छा विषय उठाया कि संसद में आप जो चर्चा करना चाह रहे हैं ईरान इजराइल, तो आपने बोला तो मैंने रिसर्च भी किया। मुझे किसी भी पार्लियामेंट में वो और जिन देशों पे हमला हो रहा हो, कुवैत, कतर, दुबई, तुर्की, तमाम ऐसे देश जिन पर जो है वहां पर बम भी गिर रहे हैं, जॉर्डन, लेबनान, बंदूकें भी चल रही हो, वहां पर कोई चर्चा जो है किसी भी पार्लियामेंट में नहीं हो रही है। सिर्फ जो है पार्लियामेंट में चर्चा करने के जो उत्सुक दिखाई दे रहे हैं वो विवेक नारायण जी की पार्टी और इनके जो है वो नेता। अच्छा देखिए, कांग्रेस अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में कैसे फंस जाती है। कांग्रेस सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई। अभी पैनल पर आपने जब सीधा सीधा पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसका आंकड़ा दे रहे थे कि हमारे पास इतने संख्या है और इतनी संख्या है, वो आंकड़ा तो विवेक नारायण जी को गिनाना चाहिए था कि हमारे पास इतनी संख्या है और हम इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। लेकिन दुम दुबा करके अविश्वास प्रस्ताव लेके भाग गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। विवेक भाई, मेरे ख्याल से आपने इस बात का जरूर नोटिस लिया होगा, आपसे मेरा मतलब कांग्रेस ने, कि हमारे बगल में 333 रुपया शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, पेट्रोल और 327 रुपया डीजल पाकिस्तान में बिक रहा है। क्या रेट यही बंगाल में, बांग्लादेश में भी है, लेकिन वहां ऊपर से आफत ये डबल हो रही है कि 2 लीटर से ज्यादा कोई ले नहीं सकता। क्या ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने कहीं देखा ये रेट, 1 आध रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 325 से नीचे का बात नहीं, वहां तक मैं करेक्ट हूं। तेल, रुक जब पूरी बात सुन लो फिर अच्छे से बोलना, आधी बात सुनोगे तो आधी बात बोल पाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। ये कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी, लोकदल हो, चाहे समाजवादी, सब जानते हैं कि तेल ना तो भारत पैदा कर रहा, ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान। ठीक, इसी स्थिति से उनके बर्तन बिक गए कि नहीं बिक गए। वो 325 रुपए से ज्यादा पर लीटर बेच रहे हैं तेल के नहीं बेच रहे हैं। एक आदमी 2 लीटर खरीद से ज्यादा नहीं खरीदेगा, ये राशनिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हमारा मैनेजमेंट बेहतर नहीं है, ये आपको क्यों लगता है बार बार। पाकिस्तान होना चाहते हैं क्या, या उनके लिए युद्ध अलग हो रहा और हमारे लिए अलग हो रहा। विवेक जी, मुझे ऐसा युद्ध बता दीजिए दुनिया के इतिहास में जब बड़ा युद्ध हुआ हो और पूरे विश्व में कोई भी देश, कोई भी इलाका उससे अप्रभावित रहा हो। मुझे एक उदाहरण बता दीजिएगा, मैं अपने सारे तर्क वापस ले लूंगा। विवेक जी, ये आपने जब बात करी पाकिस्तान जैसे देश से हमारा कोई मुकाबला नहीं, आपने नाम ले लिया। अरे मुकाबला की नहीं कह रहा हूं दादा रे, मैं कह रहा हूं तेल ना वो पैदा करते ना हम, मुकाबला कौन कह रहा है। नहीं, और देखिए, अब आपने एक बुनियादी बात थोड़ी और कह दें कि आज 11 सालों में जिस तरीके से एक देश को भरोसा दिलाया गया, जनता ने भरोसा किया, 90% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, आज तक सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई इसके लिए कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, केवल जुमलेबाजी। ये क्या बात करते हैं यार। 11 साल में इनने ये तेल में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, लेकिन 45 साल से आप अंताक्षरी खेल रहे थे। नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक अंताक्षरी खेल रहे थे कि लूडो। आपको नहीं पता था तेल में आत्मनिर्भर बनना है। अरे आप घरों में से टट्टी गुसल खाना तो बनवा नहीं पाए महाराज। आजादी के 75 साल बाद वो काम करना पड़ा कि घर में शौचालय हो, नल में टोटी में पानी आए। ये तो आप कर नहीं पाए। आप बता रहे कि तेल में आत्मनिर्भर नहीं बनाया भारत को। अरे आप कम से कम शौचालय में तो आत्मनिर्भर बना देते। सही पकड़े हैं। गजब बात करते हो महाराज जी। नहीं, आपकी बात है, लेकिन बात है कि देखिए, आज हर बात के लिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कांग्रेस का जिक्र करते हैं।
देश की जनता को आप बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। देश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया, आपको आपकी बातों पे भरोसा किया, आपको सत्ता में बैठा दिया। आपने 11 सालों में क्या किया उसको नहीं बताते आप हैं, कांग्रेस ने किया वो बताते हैं। इसके माने आप थोड़ा क्या है, जनता की राहुल गांधी सुने, एक बार सुन, एक राहुल गांधी सुनेंगे या उनकी टीम के लोग सुनेंगे जो, तो वो आपके लिए गलत धारणा बना लेंगे। पूछो कैसे? आपने कहा, इस बात से मन में धर्मेंद्र भाई भी सहमत होंगे, आपने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बाहर बैठा दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी, 4 लोग तो कभी ऐसा बोलते ही नहीं। वो कहते जनता ने तो हमें जिताया था, ये तो भाजपा ही जालसाजी करके आ गए। लो कर लो बात है, वो तो यही बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम को नाइट्रोजन बम, कितने बम राहुल गांधी फोड़ चुके ना। नहीं जी कहने विवेक भाई, स्वामी क्या क्या बोल रहे हैं, प्रधान सेवक जी वो तो बात ये कहने सुनने की, सुब्रमण्यम के आप देखिए क्या बोलते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ऐसे बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मसले नारों से तय नहीं होते। वो एटा इटावा फर्रुखाबाद पटरौना कुशीनगर की सियासत नहीं है। कोई देश इस धरती पर नहीं जो ये कहे कि मैं युद्ध के द्वारा जनित महंगाई की चपेट से बच जाऊंगा, मैं जल्दी 2-4-6-8 दिन में 10-5 साल का ईंधन इकट्ठा कर लूं। संभव ही नहीं। गैस और तेल ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए इसमें बहुत उलझी नहीं। ये भद्रा आएगी तो सब पर आएगी, सब देशों पर आएगी। पड़ोसियों का हाल क्या है उसको देख के कम से कम भगवान का आभार व्यक्त करो कि यार आप भारत में हो विवेक जी। नहीं, आप भी कन्नौज में अपनी गाड़ी में 400 रुपया लीटर का तेल भरवा रहे होते। ऐसा तो सुने कि कांग्रेस होने के नाते आपको कुछ छूट मिल जाती या धर्मेंद्र जी को छूट मिल जाती। गाड़ी चलते तो भरवा नहीं पड़ता। वहां 330 में मिल रहा है ना 1 लीटर। इसलिए इन सब बातों का तर्क नहीं है, इन सब बातों का। ये ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं राजनीतिक मुद्दों पर नारेबाजी चल जाती है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये नारा चल जाएगा। लेकिन वैश्विक अर्थशास्त्र में इस तरह की थियोलॉजी का कोई स्थान नहीं। क्या बात, ये बात है। दुनिया के इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब दुनिया युद्ध में गई तब तब महंगाई आई है। ये कोई एक का जिम्मा ही नहीं। इसमें काय को गला फाड़ रहे हो यार? झेलना ही होगा, झेलना ही होगा। सबको तैयार रहना चाहिए। ये युद्ध आगे चलेगा तो महंगाई वैसे ही विकराल रूप में आएगी, ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं टिप्पणी करूंगा कि कहा जा रहा है ईरान के साथ हम खड़े नहीं हुए, खमेनेई के साथ हम खड़े नहीं हुए। मैंने कई बार जितने दिन से इस पर बहस चल रही, एक ही बात कही, फिर दोहराता हूं। खमेनेई के साथ तो खमेनेई के बिरादरी के लोग भी खड़े नहीं हुए, मुस्लिम बिरादरी के। कौन खड़ा हुआ? कोई मुस्लिम देश नहीं खड़ा हुआ। और वो भी किसी मुस्लिम देश के को रियायत देने को तैयार नहीं। वो भी सटासट बम ठोके पड़े। मुस्लिम विश्व में युद्ध मचा हुआ है और आप भारत को कंपेल कर रहे हो कि आप खड़े हो। दूसरी बात, भारत की प्रायोरिटी खमेनेई नहीं, खमेनेई का लड़का नहीं, ट्रंप नहीं, नेतन्याहू नहीं। हमारी प्रायोरिटी है पूरे अरब में लगभग 1 करोड़ जो भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा। भारत सरकार के लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। बाकी सपा वाले उत्तेजित करें, कांग्रेस वाले उत्तेजित करें कि अरे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम कुछ नहीं है, तुम ट्रंप के थप्पड़ मार के दिखाओ। इन बातों को इधर सुनो, इधर से निकाल दो। ये सब कुछ मतलब नहीं। भारत की दृष्टि केवल इस बात पर होनी चाहिए कोई ऐसा गलत बयान नहीं आ जाए उत्तेजना में जिससे हमारे 1 करोड़ लोग जो वहां खाड़ी में रह रहे हैं उनके जीवन को संकट पड़ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।